ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। मैंने अभी बताया था कि स्टोमेटा तभी खुलते हैं जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए, यानी गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए और गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ जाए, यानी इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल एंड इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। तो हमने कहा था टर्गर प्रेशर तो पानी के आने से बढ़ता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ता है? तो हाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेज, इस बात को ही जो है एक्सप्लेन करने के लिए समय समय पे कई थ्योरीज आई हैं। कुछ पुरानी हैं, इनका हिस्टोरिकल जो है अब सिग्निफिकेंस है, वो सब करीब करीब रिजेक्ट है। लेकिन जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है, जो एक्सेप्टेबल है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने 3 थ्योरीज़ के नाम लिखे हैं, पहली वाली और दूसरी वाली। ये तो मोर और लेस रिजेक्टेड थ्योरीज है, इनके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हल्का से 1-2 बातें हम लोग समझेंगे। जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है, जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है, वो है पोटेशियम पंप थ्योरी, एंड इट वाज सजेस्टेड बाय दिस लेविट। लेविट ने दिया था पोटेशियम पंप थ्योरी, इसको डिटेल में लेंगे। और ये जो थ्योरीज़ हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, लेकिन 2-2 बातें जाननी जरूरी है। बहुत पुराने, आज से करीब 100 साल 150 साल पहले ये थ्योरी आई थी, दैट इज़ कॉल्ड ए फोटोसिंथेटिक थ्योरी। तो इस थ्योरी के हिसाब से लोगों ने कहा कि साहब देखो, गार्ड सेल के अंदर तो चूँकि वो होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ज़रूर वो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता होगा, और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसमें शुगर बनता होगा, और शुगर बनता होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता होगा। यानी सिंपली उन्होंने कहा कि इट इज़ ड्यू टू द शुगर सिंथेसिस एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। शुगर बनेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो सकती है। वो तो बाद में पता चला कि जो गार्ड सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें फोटोसिंथेटिक की एबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। इट इज़ इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर। मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। तो चूँकि शुगर बनाने की एबिलिटी नहीं है, इसलिए देर से बेर ये थ्योरी भी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। दूसरी उसके बाद थ्योरी आई, दिस इज़ ए रिजेक्टेड थ्योरी, बात खत्म हो गई। दूसरी बात थ्योरी आई, उस थ्योरी काफ़ी दिन तक चलती रही, उसका नाम है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। कई दिनों तक चली, कई सालों तक चली, लोग इसको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन बाद में ये थ्योरी भी एक्सेप्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई। और इन्होंने कहा कि जो है गार्ड सेल के अंदर स्टार्च और शुगर का आपस में इंटरकन्वर्जन होता है। क्या कहा उन्होंने, मोटी मोटी बात बता दें। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि साहब अगर दिन है, मैं इस थ्योरी को नीचे वाले को अभी डिटेल में लेता हूँ। उन्होंने कहा कि जो गार्ड सेल है उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। उन्होंने कहा साहब देखिए, गार्ड सेल के अंदर स्टार्च भी होता है और गार्ड सेल के अंदर शुगर भी होता है। ठीक है, शुगर में आप कोई भी ले सकते हैं। शुगर में वो ग्लूकोज भी हो सकता है, या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट भी हो सकता है, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। शुगर की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो स्टार्च है यही शुगर में बदल जाएगा, और यही जो शुगर है वही स्टार्च में बदल जाएगा। और खासियत क्या कि जो स्टार्च होता है तो हमको पता है कि स्टार्च इनसॉल्युबल होते हैं, शुगर जो होता है वो हमको पता है कि वो सॉल्युबल होते हैं। तो अगर किसी गार्ड सेल के अंदर स्टार्च है और हमने कहा स्टार्च तो इनसॉल्युबल होता है, और हमने बताया था कि कोई भी इनसॉल्युबल चीज़ ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होती है। तो अगर किसी गार्ड सेल के अंदर, याद रखना सारी बातें गार्ड सेल की हो रही हैं, तो अगर किसी गार्ड सेल के अंदर स्टार्च होगा, स्टार्च इनसॉल्युबल है, और हमने कहा वो इनसॉल्युबल है, तो वो क्या होगा, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होगा। ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप नहीं करेगा, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब भी गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और हमको पता है कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि टर्गर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जब भी गार्ड सेल के अंदर स्टार्च होगा तो वो, और ऐसी कहानी होती है रात में, यानी रात में स्टार्च होगा। रिमेंबर, ड्यूरिंग द नाइट गार्ड सेल के अंदर स्टार्च होता है, लेकिन ड्यूरिंग द डे, दिन में देखें तो ड्यूरिंग द डे वो स्टार्च नहीं होता, उसकी जगह क्या आ जाता है, शुगर। तो माना जाता है कि जब दिन होती है तो यही स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्टार्च का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ, उस ब्रेकडाउन से शुगर बना, और शुगर बना तो वो दिन में हुआ। और ये ब्रेकडाउन का जो काम होता है वो एक एंजाइम करता है, उसे कहा था फास्फोराइलेज एंजाइम। तो फास्फोराइलेज एंजाइम वो गार्ड सेल के अंदर मिलता है, वो स्टार्च को तोड़ देगा, दिन में हो जाएगा। और यही होता कि जब रात होती तो यही शुगर जो है ये वापस स्टार्च में बदल जाता है, यानी तब स्टार्च की क्या होती है, रीसिंथेसिस।
तो वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द डे स्टार्च इज ब्रोकन डाउन टू द शुगर, और जब शुगर बन जाएगा तो हमको पता है कि शुगर जो है वो सॉल्युबल होता है, वो हमको पता है कि ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है। ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमको पता है कि स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, क्योंकि टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये उन्होंने कहानी कही कि ड्यूरिंग द डे स्टार्च इज ब्रोकन डाउन, ड्यूरिंग द नाइट स्टार्च इज रीसिंथेसाइज। जब स्टार्च शुगर में बदलेगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और जब रात में शुगर वापस स्टार्च बना लेगा तो जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ये चेंज होता रहता है, दिन में स्टार्च इधर गया, रात में स्टार्च वापस बन गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के लिए यही एंजाइम है जिम्मेदार। रिमेंबर, फास्फोरिलेज एंजाइम ये फॉरवर्ड रिएक्शन को भी कर रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन को भी कर रहा है, यानी सेम एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च ड्यूरिंग द डे एंड अगेन रीसिंथेसिस ऑफ द स्टार्च ड्यूरिंग द नाइट। तो ये कहानी होती है दिन के अंदर, रिमेंबर ये है दिन के अंदर, और ये कहानी होती है कब, रात में। तो रात में स्टार्च बनेगा, दिन में शुगर बनेगा, और ये कहानी होती है, ऐसे चलती है, ठीक है। तो सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल सा जो इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये टूटेगा तो ये बनेगा, वो बनेगा तो ये बनेगा। तो ये थ्योरी काफ़ी दिन तक चली, लेकिन फाइनली इसको भी रिजेक्ट किया गया, और इसके भी कई डिमेरिट्स थे, वो सब डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक तो डिमेरिट यही था कि लोगों ने कहा कि तमाम ऐसे प्लांट हैं जिनके गार्ड सेल के अंदर तो स्टार्च होता ही नहीं, जैसे अनियन है, लिली फैमिली है, लिलिएसी फैमिली, उसके अंदर अक्सर देखा जाता है तमाम प्लांट, अनियन में खास तौर से, अनियन में तो स्टार्च होता नहीं गार्ड सेल के अंदर, और जब स्टार्च नहीं होगा तो कहानी कहाँ से शुरू करोगे। फिर लोगों ने कहा साहब ये आप तो कह रहे हो कि शुगर की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता, लेकिन चाहे ये शुगर हो, चाहे ये शुगर हो, चाहे ये शुगर, इससे इतना ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बढ़ जाता कि वो स्टोमेटा को खोल सके, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तमाम और भी बातें। फिर लोगों ने कहा कि साहब ये एंजाइम भी है, ये भी एंजाइम इतना कैपेबल नहीं है कि सारे काम कर सके, इसलिए भी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तो कई रीज़न से थ्योरी रिजेक्ट हो गई, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं, बस मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दिया है कि ऐसा लोगों ने सोचा था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जो मैंने अभी नाम लिखा था, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड ए पोटेशियम पंप थ्योरी, उसको डिस्कस करते हैं। तो ऑल दीज थ्योरीज दोनों रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो कमिंग टू दिस मॉडर्न थ्योरी, लेविट ने जो दिया था ना, देखो एक मैं यहाँ पे एक बड़ा सा एक गार्ड सेल बना दिया है ना, एक ही गार्ड सेल बना रहा हूँ, इसके बगल में यहाँ पे एक दूसरा गार्ड सेल भी है ना, बीच में यहाँ पे पोर है। उस गार्ड सेल के बगल में मैंने एक और सेल बना दिया, और समझ ही गए हो ये सब्सिडी सेल है, और ये जो बड़ा सा बनाया है दिस इज योर गार्ड सेल, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, ठीक है ना। दिन हो गई है मान लें, देखो इस गार्ड सेल को देखो, हमने कहा गार्ड सेल के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये लोग क्लोरोप्लास्ट भी बना दिया, ठीक है ना, ये क्लोरोप्लास्ट बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं बना रहा हूँ, एक सेल ऑर्गेनेल जरूर बना रहा हूँ जो सबसे बड़ा माना जाता है, इसे कहते हैं वैक्यूल, दिस इज ए वैक्यूल। और वैक्यूल के अंदर आपको पता है जो भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, सेल सैप, ठीक है, सभी को पता है। इस सेल सैप के अंदर क्या चीज़ होती है, कितना वाटर, कितना सल्यूट, रिमेंबर यही सेल सैप डिसाइड करेगा सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर और सेल का टर्गर प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, सेल सैप ही डिसाइड करेगा कि उसके अंदर जितना पानी है तो टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा, उसके अंदर जितना सल्यूट होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब मान लो कि हमने कहा कि दिन हो गया, सपोज दिस इज़ द डे, यानी सनलाइट अवेलेबल हो गई, ये लाइट आ रही है इसके अंदर,
अब ये लाइट आएगी तो क्या करेगा, हमको तो पता है कि लाइट आएगी तो क्लोरोप्लास्ट को मिलेगी, फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन ये तो फूड नहीं बना रहा है, याद रखना। इसमें अभी बताया था कि इसमें सिर्फ एटीपी बन सकता, ठीक है ना। अब देखेंगे हर सेल के अंदर, चाहे ये सेल हो चाहे हर सेल हो, हर सेल के अंदर तो पानी होता ही होगा। और मालूम है कि जो वाटर होता है सेल के अंदर वो हमेशा आयनाइज भी रहता है, यानी वो H आयन में और OH आयन में हमेशा टूटा रहता है, ठीक है ना। तो इस सेल के अंदर भी H आयन है, इस सेल के अंदर भी H आयन है, ये देखो H आयन H आयन H आयन, ठीक है ना। यहाँ पे भी H आयन है, हर जगह सेल के अंदर है, ठीक है ना। ये H आयन है। जब दिन हो गई है और जब सनलाइट अवेलेबल होती है तो क्या करता है, लाइट जब होती है ना तो ये जो H आयन है ये बाहर की तरफ ये भेजा जाएगा, मूवमेंट किया जाएगा, यानी दिस H आयन इज पम्प्ड फ्रॉम दिस गार्ड सेल टू द सब्सिडी सेल। इसीलिए याद रखना, इसको हम लोग पोटेशियम पंप भी कहते हैं, इसको प्रोटॉन पंप भी कहते हैं, या पोटेशियम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। और रिमेंबर, पंप का मतलब मैंने समझाया था, पंप का मतलब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रही है और जाने के लिए एटीपी खर्चा होगा। तो ये जो H का जो पंपिंग हो रही है, इसको लिए क्या खर्चा हो रहा है, एटीपी की खर्चा हो रहा है। और याद रखना ये सब जो है वो चैनल से जाते हैं, बताया था ना, सिंगल लाइन चैनल, वही चैनल काम कर रहे हैं। यहाँ का चैनल खुल गया, इधर का चैनल खुल गया, H चला गया। लेकिन एक हुआ क्या दिक्कत कि ये H आयन अगर गया तो यहाँ पे इस सेल का क्या होगा, इस सेल के अंदर H आयन की कमी हो गई, यहाँ पे H आयन की एक्सेस हो गई। और एक्सेस होने का मतलब है कि pH का क्या होना, यहाँ का इस सेल का pH क्या होता है, pH घट जाएगा, करीब करीब हो जाएगा 5। और जब ये H यहाँ से चलेगा तो इस सेल का pH क्या होगा, यहाँ pH बढ़ जाएगा और करीब करीब हो जाएगा 7, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर होता क्या कि जब H आयन ये जाता है तो इसमें जो होता है एंटीपोड की कहानी बताई थी कि बदले में एक आयन इधर से इधर आएगा, और कौन सा आयन है, K। तो रिमेंबर, एक H आयन का बाहर जाना इज बैलेंस बाई एक K आयन का अंदर आना। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ 1 प्रोटॉन इज बैलेंस बाई इनवर्ड मूवमेंट ऑफ 1 पोटेशियम आयन। और ये चैनल से जा रहे हैं, एक चैनल से ये गया, एक चैनल से ये गया, आ गया ना, पोटेशियम चैनल खुल गया, वो आ गया। एक तो कहानी ये चलती है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या होती है, इस सेल के अंदर तो फूड है ही है, हालांकि इस फूड इसने नहीं बनाया, वो कहीं ना कहीं बाहर से आया है। मान लो इस सेल के अंदर स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च है, या हो सकता है कि कोई और भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि तमाम प्लांट के अंदर स्टार्च नहीं है, और ये सब इसका फूड है, याद रखना। ये फूड है, इसने अगल बगल किसी सेल से लिया है, और कहाँ से आया होगा इसके अंदर सेल में, याद है ना, ये इसी के नीचे जो सेल होती हैं कौन सी होती है, मेसोफिल सेल, जो ग्रीन होती खाना बनाती। तो मेसोफिल ने इसको फूड दिया होगा, स्टार्च दिया होगा या कार्बोहाइड्रेट दिया। अब ये जो स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर, ठीक है ना, ये फूड है, और ये इसका ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे। और जब ये स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा, रिमेंबर, यहाँ पे शुगर नहीं बनेगा, स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा। मैं डिटेल कहानी नहीं जा रहा हूँ। स्टार्च का ब्रेकडाउन पे यहाँ पे एक बनता है मैलिक एसिड, ऐसे समझ लो। स्टार्च के ब्रेकडाउन पे सबसे पहले बनता है पायरुविक एसिड, या सिंपली कर देते हैं ना, स्टार्च के ब्रेकडाउन पे एक एसिड बनता है, उसे कहते हैं PEP। आगे क्लासेस में तुम पढ़ोगे PEP का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज फास्फोइनाल पायरुवेट। फास्फोइनाल पायरुवेट बनता है। और जो फास्फोइनाल पायरुवेट क्या है कि बाहर से जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उसको एक्सेप्ट करता है। और ये बताओ, अगर इसके अंदर ये CO2 आ गया, और ये जो PEP होता है ना, ये PEP को मानते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। रिमेंबर, दिस इज एक्चुअली ए CO2 एक्सेप्टर। तो अब बताओ, इसने एटमॉस्फेयर से CO2 ले लिया, और रिमेंबर एक 3 कार्बन कंपाउंड होता, और इसके अंदर तो एक ही कार्बन है। तो बताओ, एक कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड दोनों मिल जाएंगे तो एक एसिड बना लेंगे। उसे क्या कहते हैं हम, कौन सा एसिड, मैलिक एसिड। ये एक 4 कार्बन एसिड माना जाता है, दिस इज ए 4 कार्बन एसिड।
ठीक है। तो इसके अंदर देखो स्टार्च का ब्रेकडाउन से शुगर नहीं बना बल्कि क्या बना, मैलिक एसिड बना। और ये मैलिक एसिड क्या करेगा, दिस मैलिक एसिड विल डिसोसिएट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा ऊपर से थोड़ा जगह बना दूँ यहाँ पे बेटर समझाने के लिए, ठीक है ना। 1 मिनट। तो हमने कहा ये H गया, उसके बदले में क्या आया था, K आया था, ठीक है ना। ये हमने कहा था आने जाने में दोनों के लिए क्या खर्चा हुआ था, यहाँ पे ATP लगा था, ठीक है। अब देखो ये मैलिक एसिड बन गया, और ये मैलिक एसिड इट विल डिसोसिएट, टूटेगा। और जब डिसोसिएट होगा तो इससे H आयन भी बनेगा और उससे N आयन भी बनेगा, उसे क्या कहेंगे हम, मैलेट आयन। कोई भी एसिड मुझे H आयन करेगा। ये जो H आयन है ये भी क्या होगा बेटा, जैसे ये वाला H आयन था जो नॉर्मली प्रेजेंट था, ये भी क्या करेगा, ये बाहर की तरफ पंप कर दिया जाएगा, जाओ भाई। और उसके बदले में भी क्या लिया जाएगा, एक K आयन। तो देखो जो जितने भी H आयन है यहाँ पे, चाहे वो पानी से आए हों चाहे वो मैलिक एसिड से आए हों, पानी से आया होगा तब भी वो बाहर भेज दिया जाएगा, मैलिक एसिड से डिसोसिएशन से आया तब भी बाहर भेज दिया जाएगा, और बदले में उससे K आयन आएगा। और रिमेंबर जब K आयन आता है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन आता है, तो साथ में एक क्लोराइड आयन भी आता, ताकि चार्ज को बैलेंस रखा जाए। और ये देखो यहाँ पे मैलिक एसिड जब डिसोसिएट किया था तो हमने कहा था ना कि मैलेट भी बनेगा। तो अब देखो ये जो K आयन आया है वो इधर से आया है, ये जो क्लोराइड आयन है वो इधर से आया, जो मैलेट है वो कहाँ से आया, मैलिक एसिड की डिसो। और ये K आयन, ये मैलेट आयन और ये जो क्लोराइड आयन है, यही इसके अंदर वैक्यूल के अंदर एंट्री लेंगे। और जब इसके अंदर पोटेशियम आ गया, इसके अंदर क्लोराइड आ गया, इसके अंदर मैलेट आ गए, तो जिस दिन ये सारे सल्यूट इसके अंदर आ गए उस दिन इस सेल सैप का क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और आगे तो पता कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो पानी अंदर आने लगेगा, और पानी अंदर आएगा तो स्टोमेटा खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि ये पोटेशियम आयन कहाँ से आ रहा तुम्हारा, इस सब्सिडरी सेल से। और क्वेश्चन उठता कि पोटेशियम ही क्यों आया, ये सोडियम क्यों नहीं हुआ, ये कैल्शियम क्यों नहीं हुआ, या और भी कोई पॉजिटिव चार्ज आयन क्यों नहीं हुआ। रीज़न है कि सेल के अंदर जो पोटेशियम आयन होता उसी को कहते हैं हम लोग कॉमनेस्ट फ्री आयन। ये सबसे सेल के अंदर मिलने वाला सबसे फ्री आयन है, जो कॉमनेस्ट है, इसीलिए आ सकता, ठीक है ना। कैल्शियम भी आते हैं लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे हम, कॉमनेस्ट फ्री आयन पोटेशियम है। और जितना भी पोटेशियम आएगा, जितना ज़्यादा उसका अमाउंट होगा, स्टोमेटा उतना ही ज़्यादा खुलेगा। यानी अमाउंट ऑफ पोटेशियम विल डिसाइड जो है वो कि उस स्टोमेटा का साइज़ कितना होगा। जितना ज़्यादा पोटेशियम उतना ज़्यादा स्टोमेटा का पोर की साइज़ होगा। और याद रखना ये जो पोटेशियम आयन है, ऐसा नहीं कि सब्सिडी सेल से आया है, ये कभी कभी इस मीज़ोफिल सेल से भी आ सकता है। यानी ये जो पोटेशियम आयन इसके अंदर एंट्री ले रहा है, कभी कभी ये मीज़ोफिल से, इसी मीज़ोफिल से अंदर भी ले सकते हैं। क्योंकि याद करो मीज़ो इसी के नीचे ठीक कौन सी सेल है, मीज़ोफिल सेल है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम आयन, ठीक है ना। और ये देखो कि ये भी H आयन गया है, अच्छा ये H आयन आया, दोनों के लिए यहाँ पे क्या लगी, एनर्जी खर्च होगी। H आयन बाहर जाएगा, एनर्जी खर्च होगी, बदले में K आयन आएगा, उसमें एनर्जी खर्च। इसीलिए वर्ड यूज़ करते हैं पंप, क्योंकि पंप का मतलब हमने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये सब जो आना जाना है, याद रखना इसमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं इन्वॉल्व है, ये प्लाज्मोडेस्माटा चल गया, ये सब चैनल्स हैं, सिंगल आयन चैनल्स है। क्लोराइड आने के लिए चैनल है, पोटेशियम आने के लिए चैनल है, ये सब सिंगल आयन चैनल से आ जा रहे हैं। और ये सब जब आते हैं उसमें इंपॉर्टेंट सल्यूट कौन सा हुआ, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड है और ये मैलेट है, ठीक है। इसी की वजह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो हमको पता है पानी इसके अंदर आने लगेगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ है, आगे हम लोग फोटोसिंथेसिस तो पढ़ेंगे, ये जो बताया था ना PEP फॉस्फेनॉल पाइरुवेट और CO2, ये दोनों एक एंजाइम की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, उसका नाम है पेप्सी। क्या फल फॉर्म हुआ, पेप तो यही हुआ फॉस्फेनॉल पाइरुवेट, और C का मतलब है कार्बोक्सिलेज, यानी इसको हम पेप कार्बोक्सिलेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पेप कार्बोक्स। और ये एंजाइम मिलता है, ये एंजाइम हर सेल के अंदर मिलता है, गार्ड सेल के अंदर भी मिल ही रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो मोटा मोटा अगर देखना है कि इसके अंदर अगर पूछा जाए कि स्टोमेटल ओपनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सल्यूट कौन है, तो कहोगे ये पोटेशियम आयन है। इसीलिए इसको हमने पोटेशियम पंप भी कहा और
हाइड्रोजन पंप का पोटेशियम आयन, इसकी वजह से होता है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमेटल ओपनिंग कैसे होगा। और याद रखना ये जो पंप हमने समझाया है, ये पंप जो है कब होता है, नॉर्मली प्लांट के अंदर तो ये पंप दिन में चलता है, दिन में चलेगा पंप तो दिन में स्टोमेटा खुल जाएगा। लेकिन हमने कहा था कि कैम प्लांट के अंदर स्टोमेटा रात में खुलते हैं। तो याद करो उन प्लांट के अंदर जिसमें रात में खुलते हैं, ये सारा काम रात में होगा, मैकेनिज्म सेम है, टाइमिंग का डिफरेंस होगा। जब भी ये पंप चलेगा स्टोमेटा खुलेगा। नॉर्मली ये पंप दिन में चलता है तो लोगों ज़्यादातर प्लांट के अंदर स्टोमेटा दिन में खुलता है, लेकिन कैम प्लांट के अंदर ये पंप रात में चलता है, इसलिए स्टोमेटा वहाँ पे रात में खुलता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग समझाई है, क्लोजिंग नहीं समझाई है। क्लोजिंग में सिर्फ इसी का उल्टा हो जाएगा, लेकिन वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ ओपनिंग ही है, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोमेटल ओपनिंग। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन में जितने भी फैक्टर्स हैं कि ट्रांसपिरेशन किस फैक्टर यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, उसमें ह्यूमिडिटी आएगी, लाइट आएगा, टेम्परेचर आएगा, CO2 आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल।